त्यांचा कानाखाली लागवा आणि त्यांचा कानाखाली वाजवा। भाषा जो है ये वो संवाद का विषय हो सकता है, विवाद का विषय नहीं हो सकता। ग्राउंड पे यूपी बिहार वालों की क्या इज्जत है? क्या वहाँ पे यूपी बिहार वालों को उतनी तवज्जो दी जाती है? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी किसी को उठा के फेंक देगा और कान के नीचे बजा देगा और जबरदस्ती किसी को वहां से हटा दे। क्या महिला वहाँ पे सुरक्षित है? तो उत्तर भारतीय बोलकर हमें साइडलाइन किया जाता है। दूर से देखने पे भाजपा की कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नज़र आती हैं कि यहाँ तो पार्टी ने सही नहीं किया कुछ? कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, परंतु मुझे कोई विशेष स्थान अभी तक नहीं मिला है, मैं ये कहूँगी। महाराष्ट्र के कुछ दिग्गज नेता कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं कि यूपी बिहार के लोगों को यूपी बिहार में चले जाना चाहिए। शायद उन्हें पता नहीं है कि यूपी बिहार के लोग ही महाराष्ट्र में वहाँ के लोगों को सशक्त बना रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले की एक बेटी जो महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने में, वहाँ के युवाओं को प्रेरित करने में दिन रात एक करके मेहनत कर रही हैं। आज के इस साक्षात्कार में हमारी गेस्ट रंजू झा जी को मैं आप सबसे रूबरू कराता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस साक्षात्कार में। नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में और किस तरीके से आपका ये सफ़र शुरू हुआ बीजेपी के महिला मोर्चा के सचिव के रूप में, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। नमस्कार और धन्यवाद आपका मुझे इस साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है कि हम पूरा परिवार, जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, या जहाँ हम जिस बिहार से बिलोंग करते हैं, जिस सीताजी की धरती से हम बिलोंग करते हैं, पूरा का पूरा हम एक कहें तो सनातन शक्ति, सनातन धर्म को प्रेजेंट करते हैं। उसी क्रम में दिल से और हमेशा से ब्लड में कहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, अपने धर्म के लिए काम करते हैं। उसी क्रम में 2014 से जब से मोदी जी आए और जो कुछ मुद्दे थे कि भाई हमारे देश में हिंदुत्व का राज होना चाहिए, हिंदुत्व का झंडा फहराना चाहिए और भगवा लहराना चाहिए, इन सभी से प्रभावित होकर मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था। और मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, परंतु बहुत ही कह सकते हैं आप एक विरोधियों को परास्त करते हुए बहुत सारे ऐसे विषम परिस्थितियों को पार करते हुए मैंने इस महिला मोर्चा में महाराष्ट्र में जगह पाई है। इसमें आपने काम करते हुए अनेक योजनाओं के भी आप काम कर रही हैं, खुद की कुछ संस्थाएं भी बनाई हैं और जो केंद्र सरकार से योजनाएं बनती हैं उससे भी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। बिल्कुल। जैसे आपका कमल मित्र योजना है, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, मैं सबसे पहले वहाँ पर महाराष्ट्र में, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो हम लोगों को पहले किसी भी बेसिक बॉडी में जगह नहीं मिलती थी। ये एक हमारे लिए विषम परिस्थिति रहती थी कि यूपी बिहार वालों को किसी भी पार्टी में बेसिक बॉडीज में जगह नहीं मिलती है। ये एक कटु सत्य है कि आप नहीं हो, आप ना पार्षद हो, ना आप एमएलए हो, ना एमपी हो, तो बेसिक बॉडीज में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे सबसे पहले भाजपा में उत्तर भारतीय महिला मोर्चा का स्थान मिला, वो मैंने ग्रहण किया। उसके बाद बिहार प्रकोष्ठ के लिए मैंने काम किया, मुंबई लेवल पर, महाराष्ट्र लेवल पर। इसी क्रम में मैंने यूपी इलेक्शन 2022 में योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश में गोविंद नगर विधानसभा के लिए एज अ प्रवासी प्रमुख बनकर गई थी और 45 दिन तक मेरा वहां पर प्रवास रहा। आप कानपुर के बारे में बात कर रही हैं। जी, कानपुर विधानसभा, वहाँ पे भजन कीर्तन का कुछ भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें उसके बारे में क्या? वहाँ पर ऐसा था कि सभी में हम लोगों का था कि हम सनातनी लोगों को, क्योंकि यूपी का जो एक चल रहा था कि बुलडोजर बाबा है योगी जी, तो जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हम हिंदुओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और हिंदुओं के लिए वहाँ पे एक खतरे जैसा माहौल पैदा हुआ था। तो योगी बाबा के लिए हम लोगों ने मंदिरों में और गली गली में महिलाओं को एकत्र करने के लिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं जो किचन तक जा सकती हैं और महिलाएं हैं जो अर्श से फर्श तक किसी को भी पहुंचा सकती है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों की टोली बनाकर घर घर घुसकर और मंदिरों पर इकट्ठा कर हिंदुत्व का झंडा लहराने के लिए, योगी बाबा जी को लाने के लिए संकल्प लिया और काम किया। और इसी सिलसिले में आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा विधानसभा क्षेत्र में भी आमंत्रित किया गया। वहाँ के सभी का श्रेय में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है चित्राताई वाघ, उन्होंने जो मुझे सिखाया और उन्होंने जो मेरे अंदर
एक जज्बा देखा काम करने का कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए ये एक काम करती है और एक अच्छी सशक्त भूमिका मैं निभाती हूँ। अगर मुझे कहें तो मैं 24/7 अपने देश के लिए और धर्म के लिए काम कर सकती हूँ। उस चित्रा ताई ने मुझ में ये मेरी गुण को देखा और मेरी जो एक क्वालिटी है या जो भी है उन चीज़ों को परखा और उन्होंने मुझे इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भेजा, यूपी भेजा, क्योंकि वो उत्तर भारतीयों का गढ़ है, बिहारियों का गढ़ है। तो मुझे वहाँ पर दायित्व मिला कि आप जाकर वहाँ पर काम करें और अपने भाजपा का झंडा लहराए। तो मैंने इस चीज़ को, अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और फिर मुझे महिला मोर्चा में स्थान मिला है भाजपा में। अच्छा, तो इसी दायित्व को आप भली भांति निभा रही हैं। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो वोकल फॉर लोकल का जो बड़ा चलन है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, तो ये महाराष्ट्र में कितने स्तर पर ये फैला हुआ है, क्या इसके परिणाम है और कहाँ तक काम हुआ है इस पे वोकल फॉर लोकल? महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छे तरह से फैला हुआ है और वोकल फॉर लोकल ही ज़्यादातर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को लेकर एक सामाजिक संस्थाओं को बनाने के लिए भी देवा भाऊ ने वहाँ पर एक संगठन बनाया है बॉम्बे बैंक के द्वारा। सभी को अपनी अपनी एक सामाजिक संस्था बनाने के लिए उन्होंने फ्री में सहयोग किया और संस्थाओं बनाने के लिए सबकी ये फाइल बनाए कि हर महिला समूह अपना वोकल फॉर लोकल और किसी संस्था के द्वारा काम करने के लिए इन समूहों का उपयोग कर सकती हैं। और अगरबत्ती बनाने से लेके जैविक खेती तक के लिए भी वहाँ पर काम मिलता है और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एमएसएमई के द्वारा लोन मिलता है, ये तो लघु उद्योग के लिए लोन मिलता है। महिलाएं मुखर होकर आती हैं, बैंकों से लोन लेती हैं, काम करती हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा काम करती हैं। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे उद्यम हैं जो वो लोग करती हैं और हम लोग उनको सहयोग कराने में पूरी अपनी निष्ठा दिखाते हैं। अच्छा मैम, इस वोकल पर लोकल के तहत क्या वहाँ पे ये मानसिकता है कि मराठी बोलना, ये जो वहाँ की लोकल भाषा है वो उसको ही बिल्कुल बोलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक अफवाह है जो किसी एक राजनेता के बेटे द्वारा फैलाया जाता है, केवल और केवल अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी सत्ता को जमाए रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उन्हें फेल्योर बता चुकी है, उनकी सत्ता खत्म होने को आई है। अब वो अपने बेटों की कामयाबी के लिए, अपने बेटों की कुर्सियों को बचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, केवल सत्ता में वापसी पाने के लिए। आप राज ठाकरे और बाल ठाकरे के बेटे जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनकी बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिला कि उनके जो हालात हैं वो साफ तौर पे दिखे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये जो मराठी बोलो, मराठी कहो, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए, तो मराठी आना चाहिए। मैं इज्जत करती हूँ, मराठी एक बहुत अच्छी भाषा है, मैं स्वयं मराठी बोलती हूँ क्योंकि हम मराठियों के बीच रहते हैं, परंतु जोर ज़बरदस्ती से हम किसी को मराठी नहीं बुलवा सकते, क्योंकि भाषा जो है ये वो संवाद का विषय हो सकता है, विवाद का विषय नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। अगर आप स्वेच्छा से किसी भाषा को सीखते हैं, लाइक जैसे मैं मैथिली हूँ तो मैं मैथिली बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, गुजराती बोलती हूँ, बंगाली बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, तो मैं ये स्वेच्छा से बोलती हूँ। कोई मुझसे ज़बरदस्ती अगर किसी भाषा को बुलवाने का प्रयास करेगा तो मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करूँगी, और साथ ही मैं कभी किसी महिला से ये नहीं कहूँगी कि किसी की हुई ज़बरदस्ती को हम थोप कर किसी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये विवाद की भाषा नहीं, संवाद की भाषा है, और भाषा एक माध्यम होती है लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि लोगों से लोगों को तोड़ने के लिए। और ये बीएमसी चुनाव पे जो नतीजे आए हैं, इसके ऊपर अगर आपको कहना हो कि आपने इसके बारे में बता ही दिया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो जोड़ी है उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, लेकिन इस पे बीजेपी का क्या पक्ष है, आपका क्या पक्ष है, क्या मानना है आपका इस पे कि जिस तरीके से जोर शोर से पूरी तैयारी कर चल रही थी और वो पूरी धराशायी हो गई, क्या है ये? बिल्कुल, यही वो राज ठाकरे हैं जो मंच से अपना दरबार सजाते हैं और शिव तीर्थ पर लोगों को बुलाते हैं, कार्यकर्ताओं को बसों में भर भर के बुलाते हैं और बीच सभा में कहते हैं कि जो उत्तर भारतीय यूपी बिहार वाले यदि अगर मराठी नहीं बोलते त्यांचा काना खाली लागवा आणि त्यांचा काना खाली वाजवा। तो आज उसी उत्तर भारतीय लोगों ने दिखा दिया, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं 50% से भी ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम यूपी बिहार के लोग रहते हैं और पूरी इज्जत और निष्ठा के साथ मेहनत के बल पर अपना काम करके अपना घर बार चलाते हैं, ना कि किसी की
उठाई हुई रोटी हम खाते हैं, अपनी मेहनत से अपना काम करते हैं, और हम भारत देश में रहते हैं, मुंबई में या भारत के किसी भी राज्य में आराम से जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी किसी को उठा के फेंक देगा और कान के नीचे बजा देगा और ज़बरदस्ती किसी को वहाँ से हटा देगा। ये अपने बोलते ना, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो इस तरह के फालतू मुद्दों को उठाता है। और इसी फालतू मुद्दों की वजह से यूपी बिहार वालों ने उनको दिखा दिया कि उनकी जगह क्या है। वो जीरो से कम ऊपर आए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का नुकसान किया। कम से कम उद्धव ठाकरे अगर राज ठाकरे को नहीं लेते तो इससे ज़्यादा और सीटें उनकी आती, जबकि उद्धव ठाकरे की बहुत अच्छी सीट्स आई हैं। मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छे नेता है, परंतु उन्होंने राज ठाकरे का साथ देकर, उनको अपने साथ लेकर अपना नुकसान कर लिया जी। अच्छा, आप तो खुद बिहार से जाकर महाराष्ट्र में बसी, वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया जी। तो ग्राउंड पे क्या है, अगर ग्राउंड पे भी आप घूमती हैं तो ग्राउंड पे यूपी बिहार वालों की क्या इज्जत है? क्या वहाँ पे यूपी बिहार वालों को उतनी तवज्जो दी जाती है बातचीत में, पद में, काम में, सुरक्षा को लेकर? क्या है वहाँ पे, उनकी क्या अस्मिता है? थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो ये है कि जिस तरह से मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, परंतु मुझे कोई विशेष स्थान अभी तक नहीं मिला है, मैं ये कहूँगी। और अगर कहीं ना कहीं हमारे टिकट हमें नहीं मिलते हैं तो उत्तर भारतीय बोलकर हमें साइडलाइन किया जाता है, जो हमारे उत्तर भारतीय नेता इस चीज़ को नहीं स्वीकारते हैं, परंतु ये सत्य है। और हम जब भी आप किसी भाजपा की रैली में या किसी भी तरह का कोई काम देखिएगा तो उत्तर भारतीय लोग उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, परंतु अगर किसी पद की बात आप करते हो महाराष्ट्र में तो उत्तर भारतीयों को आप बहुत कम पाते हो। साथ ही साथ कोई भी ऐसी शासकीय जगह है या कुछ भी है तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को प्रायोरिटी या तवज्जो मिलती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं जी, बिल्कुल मैं लगाती हूँ इस बात को। अच्छा, तो इस तरीके की क्या महिला वहाँ पे सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सक्षम है। उत्तर भारतीय महिलाएं अपने आप में शेरनी है, मैं तो ये कहूँगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात महिला हूँ। हाँ, ये, और चूंकि आप खुद भी देखती हैं महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया आप खुद ही फॉलो करती हैं, तो महिलाओं का वहाँ पे सुरक्षित स्थान है, ये आप कह रही हैं। लेकिन यूपी बिहार वालों को वहाँ देवा भाव के राज में या हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और नॉट इवन देवा भाव के राज में हमारे जो बाला साहब ठाकरे थे स्वर्गीय, उन्होंने ही मुंबई बहुत सेफ बनाया था महिलाओं के लिए। और वो कभी नहीं देखते थे कि इस तरह उत्तर भारतीय लोगों के बीच में कोई विवाद होता था या किसी महिलाओं को में कोई भी किसी तरह का गलत ये होना चाहिए। बहुत सेफ और सुरक्षित जगह है मुंबई उत्तर भारतीय महिलाओं के लिए। मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि मुंबई फिल्म सिटी है, वहाँ पे करोड़ों लोग जाते हैं, यहाँ उत्तर भारत से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब जगह से वहाँ पे जाते हैं फिल्म स्टार बनने, फिल्मों में काम करने के लिए। तो महिलाओं को किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा दी जाती है किसी संस्था द्वारा? आप बहुत सारी संस्थाएं भी चलाती हैं, कास्टिंग काउच वगैरह सुनने को मिलता है, महिलाओं के साथ गायब होने वाली जो स्थिति है, ये सारी स्थिति को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? जी, हम बहुत सारी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। मेरी खुद की एक मैथिल समाज सेवा संस्था है, मैथिल समन्वय समिति है, फाइट्स फॉर राइट्स है, जो महिलाओं के लिए काम करती, नॉट इवन महिलाओं के लिए, किसी भी तरह के लोगों के साथ अगर किसी प्रकार का कुछ गलत हुआ है तो हम उनके लिए लड़ते हैं। हमारे पास हमारे खुद के वकील हैं, हमारे खुद के लोग हैं जो हर जगह पर उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। तो हम करते हैं काम इन चीज़ों को लेकर। और आपने कहा कि बीजेपी में रहते हुए आपको बहुत बड़ा पद अभी नहीं मिला है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी जो अध्यक्ष हैं जी, बीजेपी के जो अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, बिहार से हैं जी, और वो एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी जी जी। उनके साथ भी आप काम कर चुकी हैं जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगला पद आपका हो सकता है और इस तरीके से वक्तव्य देना कि हमें कुछ नहीं मिला है, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? बस इसी आस में तो हम भाजपा में नहीं कहिए, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति सीएम बन जाता है, भजन लाल जी हो गए हों, चाहे अपने मुख्यमंत्री एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साव जी हैं,
तो बस इसी आस में है कि हम लोगों की जो इंस्पिरेशन, जो हम भाजपा एक सीट थी और अब पूरे देश में है, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय संस्था है भारतीय जनता पार्टी। तो कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता के ऊपर में एक सीसीटीवी लगा हुआ है। हाँ। आप अपने ग्राउंड पर काम करते रहिए। आज हमारे नितिन नवीन जी उसी का एक फल है, जिनके साथ मुझे भी छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला था। वो वहाँ के प्रभारी थे और मैं महाराष्ट्र से वहाँ पर थी। हमने उनके साथ काम किया है और बहुत ही सरल और डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। और जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से लाकर बनाया है तो हम बिहारियों की एक आस जगी है कि जो उचित स्थान हम लोगों को शायद अभी तक नहीं मिला, हो सकता है अब बहुत अच्छा स्थान मिले। और केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम बिहारियों का मान सम्मान और ऊंचा होगा और बहुत अच्छा कार्य होगा भाजपा में। जी बिल्कुल, आशा तो यही है। एक और चीज़ मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि भाजपा काम तो बहुत अच्छा कर रही है जी। लेकिन एज अ कार्यकर्ता, और आप एक सिटीजन भी हैं भारत की जी, दूर से देखने पे भाजपा की कौन सी गलतियां हैं जो आपको नज़र आती हैं कि यहाँ तो पार्टी ने सही नहीं किया कुछ? नहीं, भाजपा की कोई गलतियां तो नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी ये यूजीसी लाया, ये गलत है, मैं मानती हूँ एज अ ब्राह्मण। अच्छा, गलत है और इस गलती का सुधार भी हो रहा है। इनको वापस लिया जा रहा है। कोर्ट में पिटीशन पीआईएल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर दे दिया है। तो हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर कभी कभी कोई निर्णय ले लिया जाता है जो जनता को स्वीकार्य नहीं होता है, परंतु जनता का आक्रोश और जनता का जो इस तरह से हमने बायकॉट किया, सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने, सभी ने मिलकर कि भाई यूजीसी नहीं होना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने बैकफुट भी लिया है। तो ये अच्छी बात है कि सुबह का भूला अगर शाम को आता है तो कोई इसे भूला नहीं कहते हैं। सुबह का भूला तो नहीं है मैडम, अगर कहा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही देरी कर दी है इसको लगाने के लिए जी। और अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर भविष्य में महिला सशक्तिकरण या राष्ट्र निर्माण की कोई जो बनाने के लिए एक प्रॉपर मैसेज अगर देना हो पब्लिक को हमारे चैनल के थ्रू, तो आप ज़रूर उसे कन्वे कीजिए यहाँ से। जी, भविष्य में अगर राष्ट्र निर्माण के लिए और महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए यदि मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं वन स्टॉप सेंटर के जैसे महिला हेल्प सेंटर बनते हैं वो जगह जगह विधानसभा वाइज बनवाने की कोशिश करूंगी। और महिलाओं के रोजगार, घर बैठी भी महिलाएं आजकल काम करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, उनको सही में मार्गदर्शन करके, उनका काउंसलिंग करके उनको नई राह दिखाने का काम करूंगी। और आने वाली युवा पीढ़ी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको एक जो जानलेवा चीज़ हमारे बीच घूम रहा है, मोबाइल का एडिक्शन, उससे दूर करने की कोशिश कर आत्मनिर्भर बनाने का काम करूंगी मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास साक्षात्कार में जुड़ने के लिए। तो इन्हीं संदेशों के साथ मैं इस साक्षात्कार में जुड़ने के लिए मैम का बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही साक्षात्कार और वीडियोज़ को देखने के लिए भारत अपडेट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।